नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 संसद में पारित। लोकसभा और राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन इसे मंजूरी दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, वर्ष 2014 की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद दोगुनी हुई। राज्यसभा में विपक्ष के 12 सदस्य पिछले सत्र के दौरान अभद्र आचरण के लिए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित। सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विनिवेश को मंजूरी दी। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश कल से प्रभावी। G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अत्यंत संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। ओमिक्रॉन को देखते हुए इसराइल, मोरक्को, जापान और दक्षिण कोरिया तथा यूरोपीय देशों ने विदेशी यात्रियों पर रोक लगाई। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 123 करोड़ 15 लाख के पार। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.34%। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। कल शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच तीनों कृषि कानून वापस लेने का विधेयक लोकसभा में पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। लोकसभा में इसे बिना बहस के पारित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि शोर शराबे के बीच विधेयक पर चर्चा संभव नहीं है। इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये विधेयक ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया। शोरगुल के बीच इसे पारित कर दिया गया। कृषि विधेयकों की वापसी पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों ने इस विधेयक का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए विधेयक पेश किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून किसानों के हित में लागू किए थे, लेकिन विपक्ष इसे लेकर दोहरा मापदंड अपना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले दिल से कानून वापस लेने की घोषणा की है। श्री तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर फसल खरीद वर्ष 2014 की तुलना में दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में MSP पर दलहन, तिलहन और कपास की खरीद शुरू की गई। हमने MSP को 1.5 गुना किया। MSP पर खरीद
2014 से तुलना करें तो लगभग दुगनी हो गई। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्स एमएसपी पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ बनाने की घोषणा की है, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। 6,850 करोड़ रुपया सरकार उस पर खर्च करने वाली है। ये एफपीओ बनने के बाद इसके माध्यम से निश्चित रूप से खेती और किसानी में बहुत परिवर्तन आने वाला है। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने का किसानों ने स्वागत किया है। किसानों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जो वादा किया था कानून रद्द करने का, कानूनी तौर पर उन्होंने तीनों कानून रद्द कर दिए हैं। मोदी साहब जी ने जो 3 कानून वापस ले लिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बाकी मेरी किसान भाइयों से बेनती है कि आप लोग घर को आ जाओ, क्योंकि बहुत परेशानियां, बहुत मुश्किल हो रही हैं ठंड में। आप लोग घर आ जाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि जो 3 कानून थे वो तो मोदी साहब जी ने वापस ले लिए हैं, उनका धन्यवाद है। बहुत ਵਧੀਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। राज्यसभा में विपक्ष के 12 सदस्य पिछले सत्र के दौरान अभद्र और असंयमित आचरण के लिए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें कांग्रेस के 6, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के 2 तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1 सदस्य हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यकों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि सरकार 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों सिख, ईसाई, जैन, मुस्लिम, बौद्ध और पारसी के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लगभग 4 करोड़ 52 लाख अल्पसंख्यक छात्र इससे लाभान्वित हुए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मौजूदा टर्मिनलों और नए टर्मिनलों के विस्तार और सुधार के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने कल राज्यसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरू में 3 सार्वजनिक निजी भागीदारी हवाई अड्डों में 2025 तक 30,000 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी लोगों को कोविड के नए स्वरूप से सावधान रहने की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 123 करोड़ 15 लाख को पार कर गया है। कुल टीकाकरण में 78 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके पहली डोज और 44 करोड़ 56 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.34% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए बाहर से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। ये 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण और नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर कराई जानी चाहिए। G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने पूरे विश्व में फैल रहे कोविड वायरस के नए और अत्यंत संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है। G7 समूह के स्वास्थ्य मंत्रियों ने एक आपात बैठक में विचार विमर्श के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि वैश्विक समुदाय के समक्ष इस नए वेरिएंट का खतरा है और इससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है।
वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने अपनी अंशदान प्रतिबद्धता के साथ शोध और विकास के लिए सहयोग का संकल्प लिया। G7 स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस वेरिएंट का पता लगाने और आगाह करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सराहना की। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए इसराइल, मोरक्को, जापान, दक्षिण कोरिया ने विदेशी यात्राओं पर रोक लगा दी है। यूरोपीय देशों ने भी विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल कहा कि नया वेरिएंट चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे लॉकडाउन का सहारा न लेकर वैक्सीन और जांच के जरिए ओमिक्रॉन से निपटने की योजना बृहस्पतिवार को घोषित करेंगे। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि नए वेरिएंट से निपटने के लिए वैक्सीन के प्रयोगशाला परीक्षण में कम से कम 2 सप्ताह या उससे अधिक का समय लग सकता है। तभी ये पता लग पाएगा कि वैक्सीन इस वेरिएंट पर कितनी कारगर साबित हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि वेरिएंट का लगातार बदलता स्वरूप चिंता का विषय है। खबर है कि मॉडर्ना और फाइजर कंपनी जरूरी होने पर अपनी वैक्सीन में बदलाव कर सकते हैं। भारत ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम में अफ्रीका को सहयोग की पेशकश की है। उसने अब तक इस वेरिएंट से संक्रमित देशों, विशेषकर अफ्रीकी देशों के साथ एकजुटता भी व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस संक्रमण की चपेट में आए अफ्रीकी देशों को भारत में बने कोविड टीके के आपूर्ति के साथ अन्य मदद के लिए तैयार है। टीकों की आपूर्ति कोवैक्स मंच या द्विपक्षीय माध्यम से की जाएगी। सरकार ने अब तक कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कोवैक्स के सभी ऑर्डर पूरे कर दिए हैं। ये टीके मलावी, इथियोपिया, जाम्बिया, मोजाम्बिक, गिनी और लेसोथो अफ्रीकी देशों को भेजे गए हैं। भारत ने बोत्सवाना को भी कोवैक्सीन की आपूर्ति कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 संसद में पारित। लोकसभा और राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन इसे मंजूरी दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, वर्ष 2014 की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद दोगुनी हुई। राज्यसभा में विपक्ष के 12 सदस्य पिछले सत्र के दौरान अभद्र आचरण के लिए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित। सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विनिवेश को मंजूरी दी। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश कल से प्रभावी। G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अत्यंत संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। ओमिक्रॉन को देखते हुए इसराइल, मोरक्को, जापान और दक्षिण कोरिया तथा यूरोपीय देशों ने विदेशी यात्रियों पर रोक लगाई। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 123 करोड़ 15 लाख के पार। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.34%।
भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति से अधिकार प्राप्त वैकल्पिक तंत्र ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भारत सरकार के 100% इक्विटी शेयर धारिता की बिक्री के लिए मेसर्स नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड की सबसे अधिक मूल्य का अनुमोदन किया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि विनिवेश के लिए 210 करोड़ 60 हजार रुपये की बोली को मंजूरी दी गई है। भारत के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ पराग अग्रवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। कल ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वर्तमान मुख्य तकनीकी अधिकारी पराग अग्रवाल ये पद संभाल सकें। श्री डोर्सी ट्विटर के साथ भुगतान कंपनी स्क्वायर के भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ पराग अग्रवाल दुनिया की शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुख का पद संभालने वाले भारतीय मूल के सुंदर पिचाई और सत्या नडेला की सूची में शामिल हो गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। कानपुर में मैच के कल अंतिम दिन 284 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। इस दौरान रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनके नाम अब 419 टेस्ट विकेट हो गए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल का प्रश्न था, ऐतिहासिक पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है बख्शी जगबंधु विद्याधर। आकाशवाणी को विश्व भर को श्रोताओं से प्रश्न का उत्तर मिला है। आज के भाग्यशाली विजेता हैं उत्तराखंड देहरादून के माता मंदिर चौक के द्विजेंद्र कुमार कंचन। मेरा नाम द्विजेंद्र कुमार कंचन है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करता हूँ। उत्तराखंड की आजादी के आंदोलन में इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है। श्री राम प्रसाद नौटियाल जी, श्री कालू मेहरा जी, श्री इंदिरामणि बड़ोनी जी ने अपनी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आज का प्रश्न है, निजाम और ब्रिटिश सरकार के विरोध में गोंड, कोया और चेंचू जनजातियों को एकजुट कर जल जंगल जमीन नारा किस स्वाधीनता सेनानी ने दिया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर है 8826546262 और ईमेल है amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर की 100वीं कड़ी। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम देशभक्त पजहस्सी राजा को याद करते हैं, जो 30 नवंबर 1805 को शहीद हो गए थे। वे 1774 और 1805 के बीच केरल के मलाबार क्षेत्र में कोट्टायम राज्य के वास्तविक प्रमुख थे और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी थी। वो अपने मार्शल कारनामों के कारण केरल सिंघम के रूप में लोकप्रिय हैं। 1792 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोट्टायम क्षेत्र का नियंत्रण हासिल कर लिया और पजहस्सी राजा के सिंहासन के दावे को दरकिनार करते हुए उनके चाचा वीरा वर्मा को कोट्टायम के राजा के रूप में नियुक्त किया। वीरा वर्मा ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसानों पर अत्यधिक कर लगाया। हमेशा से कंपनी के शासन के विरोधी रहे पजहस्सी राजा ने 1793 में इस आर्थिक शोषण के खिलाफ किसान जन प्रतिरोध का नेतृत्व किया। 1796 में कंपनी ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, जिससे 1797 में अंग्रेजों को शांति के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वायनाड के बारे में विवाद पर सन 1800 में फिर से संघर्ष किया गया। पजहस्सी राजा को वायनाड के जंगल में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उन्होंने कुरिचिया जनजातियों को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध करके ब्रिटिश सेना को कठिनाई में 1805 में अंग्रेज आखिरकार राजा की सेना को वश में कर पाए, लेकिन पजहस्सी राजा ने अंग्रेजों के हाथों में पड़ने से पहले ही अपना जीवन समाप्त कर लिया। आकाशवाणी बहादुर योद्धा पजहस्सी राजा को नमन करता है। एक से करता नहीं क्यों। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 23 नवंबर 1888 को हुआ था। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदी पत्रिका प्रभा में गेंदालाल की जीवनी लिखी थी। उत्तर प्रदेश में जन्मे गेंदालाल पेशे से शिक्षक थे। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया तो पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया और बाल गंगाधर तिलक के लेखन से प्रेरित होकर गेंदालाल ने नौकरी से छुट्टी ले ली और युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते पास की रियासत ग्वालियर चले गए। वहां उन्होंने शिवाजी समिति की स्थापना की। गेंदालाल ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भी सक्रिय रूप से सहयोग किया और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिस्मिल के संगठन मातृवेदी के संचालन और विस्तार में मदद की। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या गेंदालाल को 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पहले आगरा किले और बाद में मैनपुरी में कैद किया गया। वे जेल से भागने में सफल रहे, लेकिन तपेदिक से पीड़ित होने के बाद 21 दिसंबर 1920 को दिल्ली के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान क्रांतिकारी को सलाम करते हैं। आज हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के शुरुआती दौर के नेता रोमेश चंद्र दत्त को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 30 नवंबर
1909 को हुई थी। दत्त एक उदारवादी थे, लेकिन कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचनाओं के जरिए उन्होंने स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुरेंद्रनाथ टैगोर के बाद आईसीएस परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय रोमेश चंद्र दत्त थे। रोमेश चंद्र दत्त ने प्रशासन की सभी शाखाओं में भारतीयों की अधिक भागीदारी का सुझाव दिया। उन्होंने इंग्लैंड में भारत के पक्ष में राय बनाने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दत्त ने अपने 3 प्रकाशनों में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की थी। दत्त ने 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी प्रियंका, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक के ध्वनि मत से पारित होने को राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स के अनुसार किसान संगठन बोले, अब कोई बहाना नहीं बचा, वापसी पर कल बैठक। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 15 देशों में फैला नया वेरिएंट, भारत में सुरक्षा उपाय तेज, बूस्टर डोज पर नीति की घोषणा जल्द। हिन्दुस्तान ने सख्ती शीर्षक से लिखा है, कर्जदाताओं का पैसा न चुका पाने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल को निलंबित किया। सीबीएसई के 10वीं के मुख्य विषयों की परीक्षाएं आज से शुरू होने की खबर भी अमर उजाला ने दी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। अब बुकिंग के दौरान ऐसे लोगों के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्थापित करना अनिवार्य होगा जिन्होंने लंबे समय से टिकट बुक नहीं कराए हैं। बुलेटिन के समापन से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें। निजाम और ब्रिटिश सरकार के विरोध में गोंड, कोया और चेंचू जनजातियों को एकजुट कर जल जंगल जमीन नारा किस स्वाधीनता सेनानी ने दिया था? आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 संसद में पारित, लोकसभा और राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन इसे मंजूरी दी। कृषि मंत्री ने कहा, वर्ष 2014 की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद 2 गुनी हुई। राज्यसभा में विपक्ष के 12 सदस्य पिछले सत्र के अंतिम दिन अभद्र आचरण के लिए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित। सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के विनिवेश को मंजूरी दी। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए बाहर से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश कल से प्रभावी। G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अत्यंत संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। ओमिक्रॉन को देखते हुए इसराइल, मोरक्को, जापान और दक्षिण कोरिया तथा यूरोपीय देशों ने विदेशी यात्रियों पर रोक लगाई। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 123 करोड़ 15 लाख के पार। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.34%। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।